वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, बोला था कि आपको GOC के बिल्कुल रेगुलर वेज में आपको वीडियोस मिलेंगे। 9 AM से मैं लाइव क्लास आप लोग को दूंगा। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ लाइव क्लास के साथ, ठीक है। GOC के साथ आपको बता चुके थे पहले वीडियो में आपको कि कौन कौन सा बुक लेना है, कौन कौन सा बुक आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा, मतलब GOC के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा, या फिर बोल सकते हैं पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। GOC का क्या इंपॉर्टेंस होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या मैं ये भी डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो ओवरऑल आपको GOC के बारे में सब कुछ बता चुके थे कि क्या कहाँ इंपॉर्टेंस है, किस तरह का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से डील करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। थोड़ा मोड़ा बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ऑर्बिटल्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। बस आपका हो जाएगा। आपका यहाँ से थोड़ा मोड़ा हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए, जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है। तो देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे तो आपको मैं 4 वीडियोज़ मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 11 12 JEE नीट ऐसे करके आपका एक प्लेलिस्ट बना होगा। वहाँ से जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। 5 वीडियोज़ टोटल डाले हुए हैं। उसमें से आपका एक वीडियो है ग्रेट अनाउंसमेंट वाला, तो उसको नहीं देखना है ना। रिमेनिंग 4 वीडियोस आपको देख लेने हैं। मैं वहाँ पे हाइब्रिडेशन के बारे में बताया हूँ, ठीक है। बॉन्ड के बारे में बताया हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं वहाँ से दिया हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हाइब्रिडेशन वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो आप वहाँ से उसको सीख सकते हैं, ठीक है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके और फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आज आपके लिए मैं स्टार्ट करने वाला आपका GOC कोर्स, ठीक है। तो देखिएगा, आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेकर के चलेंगे, और आप मेरे साथ फर्स्ट वीडियो दैट इज आज से कंटिन्यू बने रहेंगे। तो आप देखिएगा, चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे आपका दिमाग कहीं भी कुछ भी नहीं काम करता हो, ठीक है ना। दिमाग काम करता हो, ठीक है, बट पढ़ाई के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में आपका दिमाग उतना अच्छा नहीं वर्क कर रहा है, आपको केमिस्ट्री टफ लग रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लग रहा है, तो आप यदि मेरे वीडियोस को रेगुलरली एक एक करके देखेंगे, है ना, मतलब रेगुलरली जो भी वीडियोस आ रहे हैं उसको देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले GOC 1 में आपको पढ़ना है, ठीक है। GOC 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। और इसमें क्या सब पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग जस्ट समझेंगे इस चीज़ को कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है वो तो जानते हैं ना, क्यों होता है, क्या रिक्वायरमेंट है केमिकल रिएक्शन की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टॉपिक एक स्टार्ट करते हैं। जस्ट छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपका ये है नहीं। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये होता क्या है समझिए इस चीज़ को। क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, केमिकल रिएक्शंस की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। एलिमेंट्स को इसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है केमिकल रिएक्शंस की, ठीक है। देखिए, आपका केमिकल रिएक्शन में जो होता है ना, कोई आपका एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, एलिमेंट्स ही आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। चलिए, तो आपका क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस में एलिमेंट्स ही पार्टिसिपेट करता है, या फिर कंपाउंड्स भी पार्टिसिपेट करता है, या फिर मॉलिक्यूल्स भी पार्टिसिपेट करता है। तो क्या नीड पड़ा उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब क्यों पार्टिसिपेट करेगा, क्या ज़रूरत है उसे पार्टिसिपेट करने की, केमिकल रिएक्शन में आपका इन्वॉल्व होने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री ही सीख जाएंगे, बिल्कुल अब समझ में आ जाएगा आपको। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि क्यों कोई भी पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, है ना, क्या इसके पास एलिजिबिलिटी है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो बस आपको ये आइडिया मालूम चल गया तो बस आप पूरा केमिस्ट्री सीख जाएंगे। रिएक्शन से रिलेटेड जो भी कुछ बात होगा, बस उसी को समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा सा चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। ये चैप्टर आप एक एक करके देखेंगे पॉइंट्स को, तो आपको समझ में आने लगा कि क्यों कोई पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है आपका, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है आपका, है ना। केमिकल रिएक्शन होता क्या, डेफिनेशन पे मुझे नहीं जाना है, ठीक है। बस आप समझिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या होगा जी आपका, वो आपस में कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके क्या करेगा जी आपका, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो सकता है, कुछ आपका स्पेसिफिक कंडीशंस होगा, है ना, और कंबाइन करके क्या करेगा जी आपका, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। मतलब रिएक्टेंट जो होगा जब का कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे आपका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होगा। अब वो रिएक्टेंट का समझिए आपका 2 पार्ट होता है ना। रिएक्टेंट का आपका क्या होता है, 2 पार्ट होता है। तो चलिए, इसका 2 पार्ट होता है, तो एक पार्ट को हम लोग बोला करते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, और दूसरे पार्ट को बोला करते हैं
रिएजेंट, ठीक है ना। सबस्ट्रेट और रिएजेंट, मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलेगा तो क्या आपको देगा जी, प्रोडक्ट देगा, है ना। सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलेगा तो प्रोडक्ट देगा। सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है, सबस्ट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पे अटैक होता है ना, जिस पे अटैक होता है। जैसे ऐसा समझिए कि आपका आयरन है ना, आयरन Fe, उस पे अटैक करेगा, कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो Fe आपका हो गया सबस्ट्रेट, और जो अटैक करने वाला होता है वो आपका क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे समझिए सबस्ट्रेट कहने का सेंस है आपका द सब्सटेंस, इसकी बात कर रहे हैं, द सब्सटेंस ऑन विच अटैक ऑफ अनदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस, है ना। ऐसा सब्सटेंस जिस पे अनदर सब्सटेंस का अटैक होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग जी, सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। यही आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट आपका क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो अटैक करता है ना, ऐसा सब्सटेंस जो अटैक करता है। तो आप इसको बोल सकते हैं द सब्सटेंस which attacks on substrate, है ना। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता होगा आपका जी, सबस्ट्रेट पे अटैक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएजेंट बोलते हैं। तो यही आपका क्या होता है, रिएक्टेंट्स का दो पार्ट होता है, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, रिएजेंट, ठीक है ना। मतलब आपका रिएक्टेंट्स का दो पार्ट होता है, एक आपका होता है सबस्ट्रेट और दूसरा पार्ट आपका क्या होता है, रिएजेंट। तो दोनों का हम लोग मीनिंग अच्छी तरह समझ गए, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, एक हम लोग इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को एक भी रिएक्शन आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग एक भी रिएक्शंस की बात नहीं करेंगे। जैसा मान लीजिए आपका क्या है, Fe, ये O2 से कंबाइन करेगा तो मान लीजिए Fe2O3 बनाता है, बैलेंसिंग नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझिए ये जो हो गया आपका ये आपका क्या होगा जी, तो ये हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा, सबस्ट्रेट, और ये आपका क्या हो गया जी, रिएजेंट। क्योंकि क्या कर रहा है, ये कर रहा है इस पे अटैक, अरे इसके सरफेस पे आकर के ये अटैक कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, सबस्ट्रेट, और ये आपका क्या हुआ, रिएजेंट। तो आपको समझ में आ गया, और ये इससे आपका जब बना तो ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो खैर आप लोग जानते होंगे, लेकिन मे बी सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपके लिए नया वर्ड होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक, आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, एक एक पॉइंट्स को स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे रिएक्ट किया। तो ये जो आपका पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से आप मतलब आपको पूछा जा सकता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहने का सेंस क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन तो आपका क्या होगा, बिल्कुल आसान सा चीज़ आपका, द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ केमिकल reactions is called the step by study of chemical reactions is called mechanism of रिएक्शन। देखिए एक चीज़ समझिए, आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, बिल्कुल एक ही स्टेप में आपका रिएक्शन नहीं कर जाता है। मतलब कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन होगा वो डायरेक्ट आपका रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किया डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं देता है। बीच का बहुत सारा स्टेप्स होता है, कोई आपका सिंगल स्टेप में भी होता है ना, जो डायरेक्ट आपका कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कोई डबल स्टेप में होता है, कोई ट्रिपल स्टेप में होता है, कोई आपका 4 स्टेप में होता है। मतलब क्या होगा ना कि मतलब आपका अलग अलग स्टेप आपका हो सकता है, ठीक है। तो उन स्टेप्स के दरमियान आपका क्या होता है ना, उन स्टेप्स के दरमियान बहुत कुछ आते हैं, है ना, बहुत कुछ आते हैं। और उन सारे फैक्टर पे जो भी कुछ आते हैं ना, उन सारे चीज़ पे क्या होता है आपका केमिकल रिएक्शंस आपका डिपेंड करता है, ठीक है। उन सारे चीज़ पे जो भी कुछ आपका आता है ना,
अब क्या आ रहा है भाई, तो सबसे पहले रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, एक पार्टिकुलर सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है ना, उसका एक पार्टिकुलर नेचर होगा, अब वो फिर से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा, उसका हो सकता है कुछ अलग नेचर होगा, एंड देन फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो मतलब क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में दो अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ ना, तो यही दोनों सब्सटेंस का वो उसी के बारे में बोले कि कुछ आपका रिएक्टेंट्स के बाद कुछ आते हैं, है ना, तो वो आपका सब्सटेंस का नेचर होता है और उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है ना, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा। मतलब वो जो आपका रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट बोल सकते हैं उसको, या फिर इंटरमीडिएट्स बोल सकते हैं, फिर ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं उसको। तो ट्रांजिशन स्टेट के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, मींस प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, मतलब बीच के स्टेप्स पे डिपेंड करता है। तो बस उन्हीं स्टेप्स का हम लोग एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से जो स्टडी करेंगे ना, तो वही आपका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन आपको समझने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि भाई कोई भी आपका एलिमेंट हो गया या कंपाउंड हो गया, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल हो गया आपका एलिमेंट का, ये वो क्यों करता है रिएक्शन, क्या ज़रूरत है उसको रिएक्शन करने की, है ना। तो ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आपको समझाते हैं आपको, ठीक है ना। वाई क्वेश्चन आपका है, वाई एन एलिमेंट और मॉलिक्यूल take part in chemical reaction। क्यों आपका कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी मॉलिक्यूल आपका पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जी, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहला बात तो एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, एलिमेंट की। तो एलिमेंट आपका है क्या जी, आपका कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है ना आपका, कि कुछ ही एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्टेट पूरा है ना, जिसका आपका क्या ऑक्टेट पूरा है, जैसे नोबेल गैसेस हो गया। बाकी बात इसको छोड़ दिए तो क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब बाकी बात इसको छोड़ दिए तो जितना भी आपका एलिमेंट है सबका तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं। तो सबसे पहला बात आपका हो जाएगा कि आपका ऑक्टेट पूरा करने वाली बात आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे, टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एन एटम। ठीक है, टू कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एन एटम, मतलब क्या करेंगे ना कि एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये बात आपका मतलब अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए आपका पार्टिसिपेट करता है। दूसरा बात समझिए, जैसे हम लोग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका क्या होगा, मॉलिक्यूल में बात देखेंगे तो दोनों एटम्स का या फिर जितना भी एटम्स होगा सबका ऑक्टेट पूरा होता है, फिर भी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं टू गेन मोर स्टेबिलिटी, टू गेन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा, ऐसा मानते हैं कि आपका ए बी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये बी सी मॉलिक्यूल से या फिर मान लेते हैं हम लोग सी डी मॉलिक्यूल से कंबाइन किया, ठीक है ना। ये ए बी मॉलिक्यूल सी डी मॉलिक्यूल से कंबाइन किया और बनाया आपका क्या जी, ए सी, और प्लस सबका बनाया बी डी, ऐसा कुछ बनाया। अब यहाँ पे समझिए कि ये भी मॉलिक्यूल है ना, और ये भी मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये आपस में कंबाइन करके ये और ये बनाया है। क्यों, क्या नीड रहा आपको इसको इसके साथ कंबाइन करके ये बनाने की, तो इसको समझिए आपका। देखिए ये आपका क्या है, ए बी है, तो इसके बीच का बॉन्ड कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं हम लोग इस सिंगल बॉन्ड बन रहा होगा। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बॉन्ड कुछ ना कुछ बन रहा होगा। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बॉन्ड कुछ ना कुछ बन रहा होगा। और यहाँ पे भी आपका क्या होगा, बॉन्ड कुछ ना कुछ बन रहा होगा। देखिए ये आपका रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा ना, समझिए इस चीज़ को, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा जब ये वाला बॉन्ड जो होगा ना आपका ए और बी के बीच जो बॉन्ड बन रहा था वो क्या होगा आपका ए एंड सी के कंपेरिजन में कमजोर होगा। ये आपका क्या होगा, वीकर होगा। ये आपका क्या होगा, वीकर बॉन्ड होगा। ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। यदि आप इसको कंपेयर करते हैं
तो आपका क्या होगा, ए जो है बी के साथ जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा था उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या था ना आपका ए सी के साथ बना था। तो आपका पॉसिबिलिटी आ गया आपका, मतलब ए यहाँ पे उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उतना स्टेबल फील नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे बॉन्ड बनाने के बाद स्टेबल फील कर रहा है। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए आपका सी डी है ना, तो सी डी से कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ जो आपका जो सी डी के साथ जो बॉन्ड बनाया है, तो सी जो है आपका, सी जो आपका है ना, सॉरी ए डी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सॉरी ए डी, और ये यहाँ पे बी सी लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, सी डी की बात करते हैं, सी जो डी के साथ जो बॉन्ड बना रहा होगा जबका, इसका स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो C जो आपका जो D के साथ जो बन रहा था इसके स्ट्रेंथ की बात करेंगे, तो ये जो आपका होगा, ये जो आपका होगा वो इसके कंपैरिजन में वीकर बॉन्ड होगा, और ये आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। मतलब C D के साथ जो बॉन्ड बना रहा था उसमें इतना ज़्यादा स्टेबल फील नहीं कर रहा था, लेकिन C B के साथ जो बॉन्ड बनाया उसमें ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है, क्योंकि आपका क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बस यही चीज़ आपका है कि कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, तभी पार्टिसिपेट कर रहा है जब उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होगा आपका वो वीकर होगा। किसके कंपैरिजन में, जब वो किसी से कंबाइन करके कोई अदर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मीन्स ज़्यादा स्टेबिलिटी, वीकर बॉन्ड मीन्स लेस स्टेबिलिटी। तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि जहाँ पे वीकर बॉन्ड है मतलब समझ जाना कि वहाँ पे लेस स्टेबिलिटी होगा। मतलब स्टेबिलिटी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ए लेस स्टेबल होगा, बट यहाँ पे क्या आपका होगा, ए मोर स्टेबल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड वीकर है तो लेस स्टेबल, यहाँ पे ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो आपका ये मोर स्टेबल। तो यही आपका पूरा का पूरा स्टेबिलिटी का ही खेल है, जिस कारण से आपका क्या होता है ना कि यहाँ पे आपका क्या होगा, रिएक्शंस करता है, ठीक है, रिएक्शंस करता है। अब ये रिएक्शंस कैसे क्यों होता है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। अब यहाँ चूंकि बॉन्ड के बारे में आपका टॉपिक आए तो थोड़ा सा आप लोग को बॉन्डिंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स दे देते हैं ताकि आपको यूजफुल होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये केमिकल बॉन्ड होता क्या समझिए, दो एटम के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, जिसके कारण से क्या करता है आपको, ये एटम को बाउंड करके रखता है। दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण से क्या करता है आपका, एटम को बाउंड करके रखता है। तो आप इसको समझ सकते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन due to which atoms are bound against each अदर। मतलब एक दूसरे के साथ क्या होगा, बाउंड होगा। समझिए आपका ये ए और बी, यही आपका क्या है, केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है। तो ये आपका दोनों का दोनों एटम एक दूसरे से बंधा हुआ तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यही आपका क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण से क्या करता है आपका ये बॉन्ड को, सॉरी एटम्स को बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है एक दूसरे से। अब यहाँ पे समझना है कि ये बॉन्ड आपका क्या होता है ना, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो हम लोग बता देते हैं आपको बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, तो देखिए आपका तीन तरीके के होते हैं केमिकल बॉन्ड मेनली, है ना। तो देखिए फर्स्ट आपका होता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। दूसरा आपका होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड आपका होता है कोऑर्डिनेट, या फिर बोल सकते हैं सेमी पोलर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आप इसको डोनर एक्सेप्टर, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं डेटिव लिंकेज
बॉन्ड, ठीक है। इतने सारे नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, या फिर सेमी पोलर, या फिर डोनर एक्सेप्टर, या फिर डेटिव लिंकेज, ठीक है ना, बॉन्ड। इतने तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको जानते हैं। तो ये जो होता है ना आपका, ये जो आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है ना, ये दोनों का, इन दोनों का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। मतलब इसमें आपका आयनिक कैरेक्टर भी होगा और कोवैलेंट कैरेक्टर भी होगा। लेकिन बेसिकली जो है ना आपका कोवैलेंट बॉन्ड को ट्रीट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ट्रीट करते हैं आपका कोवैलेंट बॉन्ड की तरह भी, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करते थे। देखिए आपका लिख देते हैं, ट्रीटेड एज कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है ना आपका, तीन तरीके के जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ना, तो एटम्स के आप बोल सकते हैं एलिमेंट्स के रिएक्टिविटी के बेसिस पे होता है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे होता है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जैसे ए और बी है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस लार्जर है, मतलब लगभग आपका क्या होगा 1.9 से ग्रेटर देन है, तो ऐसे कंडीशन में इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। 1.9 से लेसर देन है, तब का इस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। इस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन होने का एक स्पेशल रीजन होता है, कारण होता है कि इसमें क्या होगा ना आपका, कि मतलब इसमें आपका क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना आपका, वो किसी एक ही आपका क्या होगा, एटम के द्वारा होगा। बट इसमें इक्वल शेयरिंग होता है, और इसमें आपका क्या होगा, जब का अनइक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जब का इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो ये अनइक्वल शेयरिंग, या फिर बोल सकते हैं शेयरिंग तो होता ही नहीं है आपका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है आपका, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या होता है ना आपका, यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग होगा, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। खैर इतना तो आप जानते होंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड, और आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब होगा जब अनइक्वल शेयरिंग होता है, मतलब दोनों का दोनों आपका इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, एक ही एटम के द्वारा शेयर किया था, ठीक है। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ, ये इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आपको जो है ना मेनली आपको बेसिकली आपको पढ़ना है, वैसे तीनों बॉन्ड के बारे में स्टडी करना आपको, इस जीओसी में आपका क्या है, तीनों बॉन्ड के बारे में स्टडी करना है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना आपका, चूँकि कार्बन आपका क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए ज़्यादातर आपको क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का स्टडी करना है, थोड़ा मोड़ा आयनिक और थोड़ा मोड़ा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्टडी करना है। तो आपका मेनली जो है ना कोवैलेंट बॉन्ड का ये स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है आपका, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, तो वो दो तरीके का बोल सकते हैं आप इसको, दो तरीके का है ना। एक आपका क्या होगा, हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ठीक है ना। तो क्या आपका होगा जी, एक होगा आपका वीकर कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, और दूसरा आपका बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड। एक आपका वीकर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और दूसरा आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। वीकर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना आपका, वीकर कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो ये कैसे फॉर्म होता है, और स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड होता है कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले तो आपको समझना है कि आपका ये कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो इसको समझिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स results in the formation of कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है ना, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कारण होता है। आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता तभी आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे वीकर कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें जो है ना आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज लेस, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज हाई। समझिए इस चीज़ को, एक्सटेंट ओवरलैपिंग मतलब ज़्यादा ओवरलैप आपका होगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो क्या होगा आपका उस केस में स्ट्रॉन्गर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और कम आपका ओवरलैप होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, वीकर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसको आप एग्जांपल्स के रूप में आप समझ सकते हैं कि समझिए इस चीज़ को कि जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन का कितना होता है आपका जी, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है, ठीक है, कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर। हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए आपका क्या है, P में 3 इलेक्ट्रॉन आया, 1 2 3, और S में कितना आया आपका आया जी, 1 आया। तो बताइए 4 ऑर्बिटल्स हो गया। तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं कि ये सब कैसे कैसे होता है, ठीक है। इन सब के बारे में बता चुके हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स आया, एक S और 3 p, तो sp3 हो गया। अब बताइए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन से इसका कॉम्बिनेशन कराते हैं, ठीक है। तो आयोडीन का देखिए आपका क्या होता है, 53 होता है। तो आप इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो Kr, ठीक है, कितना आपका नंबर पेज आपका 4th नंबर का है ना आपका। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5s से, तो 5s2 4d10, ठीक है ना। फिर आपका 5p कितना आपका हो गया जी आपका 36 और 2 38 और 48, और फिर आपका कितना 5 ना, तो चलिए 5p5। यहाँ पे क्या बचा आपका जी, ये इस तरह का था 5p5। तो 5p5 का जो हम लोग दिखाएंगे जी, देख लीजिए 1 2 3 4 और 5, सॉरी, तो p है ना, तो p में तो 3 ही होता है ना, भी क्या कर रहे हैं, डी बना से, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 हो गया आपका। यहाँ से देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है आपका जी, 1 है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 था, यहाँ पे आपका 1 है। तो आयोडीन का आपका 1 है, वो भी कौन सा है आपका जी, 5p का ऑर्बिटल ना। आपको पता होगा एक चीज़, आपको नहीं पता होगा तो वीडियो देख लेंगे, वहाँ पे समझ आपको आ जाएगा। 5p का ऑर्बिटल से मींस इसका लेंथ, मींस इसका साइज बड़ा होगा, मतलब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, मींस सेल का साइज बढ़ेगा तो उसके ऑर्बिटल्स का भी साइज आपका बढ़ेगा। तो 5p का जो आपका साइज होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, है ना। तो काफ़ी बड़ा होगा, तो उस केस में यदि आप ओवरलैपिंग दिखाते हैं, इसका क्या है आपका जी, sp3 है ना, इसका क्या है sp3 है। देख लीजिए आपका एक s और एक S और 3 p मिल करके क्या बना आपका sp3। तो इसका sp3 है, तो इसका साइज आपका क्या होगा, काफ़ी छोटा, क्योंकि आपका ये मान सकते हैं ना, ये आपका मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, देखिए ये मान सकते हैं कि 2p ऑर्बिटल्स होगा। अब यहाँ पे बताते हैं कि ये आपका क्या होगा, 5p ऑर्बिटल्स है। तो 5p ऑर्बिटल्स का साइज काफ़ी बड़ा, मतलब ये जितना छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं इधर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि मैं अभी जो 5p का जो बनाऊँगा तो काफ़ी बड़ा बनाऊँगा, ठीक है। ऐसा है, ये आपका 2p था, ठीक है। तो अब बताइए 5p जो इससे आकर के ओवरलैप करेगा तो बिगर ऑर्बिटल से थे, बिगर तो आपका कम ही ओवरलैप कर पाएगा ना। ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जितना बड़ा ऑर्बिटल रहेगा उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना कम होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो मात्र इतना ओवरलैपिंग करेगा, है ना। ये आपका आयोडीन था, ये मात्र इतना ओवरलैपिंग किया। और हम यदि इस केस में देखते हैं, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए कार्बन रहेगा सेम, ठीक है, सेम आपका कार्बन एटम है। और इसके साथ मान लेते हैं ये 2p ऑर्बिटल्स है ना, इसके साथ मान लीजिए फ्लोरीन क्या करता है, आकर के कंबाइन करता है। तो फ्लोरीन की बात करेंगे तो उसके पास जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं फ्लोरीन का, तो कितना होता है 9। तो क्या आपका हो जाएगा जी He2s2 और 2p5, मतलब यहाँ पे 2p का आपका ऑर्बिटल्स एक खाली रहता है, ठीक है। तो 1 2 3 5, तो 1, सॉरी फिर से गलती हो गया, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यही आपका बचा है 2p का एक ऑर्बिटल बचा है। तो यहाँ से समझिए फ्लोरीन का जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका 2p का ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा। तो सेम साइज का जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगा तो उस टाइम में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा। यहाँ पे समझिए आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लो। और यहाँ पे क्या आपका जी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग
हाई। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे कि C और I कार्बन एंड आयोडीन के बीच जो बॉन्ड बना है ना, और आपका कार्बन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका CF का होगा, और वीकर बॉन्ड जो आपका होगा वो क्या होगा, CI का होगा। यहाँ पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जो होगा वो वीकर पड़ जाएगा, और आपका C एंड F का मीन्स कार्बन और फ्लोरीन का जो आपका बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो आप देख लिए ऐसे करके कि अगर आपका ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्सटेंट में होगा, तो वहाँ पे आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ओवरलैपिंग कम स्ट्रेंथ है मीन्स आपका एक्सटेंट उसका कम है, एक्सटेंट ओवरलैपिंग लो है, तो वहाँ पे वीकर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट्स होगा। केमिकल रिएक्शन के लिए आपका क्या होगा, बॉन्ड का टूटना और जुटना दोनों का दोनों आपका क्या होगा, पॉसिबल, मतलब दोनों का दोनों आपका क्या होना चाहिए, बॉन्ड का टूटना और जुटना, ठीक है। यहाँ से देखिए आपका नेक्स्ट आपका फॉर केमिकल reaction breaking and formation of covalent bond takes place, है ना। मतलब आपका केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होगा, ब्रेकिंग मतलब टूटना, बॉन्ड का टूटना और जुटना दोनों का दोनों आपका क्या होता है, तभी आपका केमिकल रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं, मतलब ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड आपका कैसे टूटता है, ठीक है। तो इसके ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ये दो तरीके का होता है, समझिए इस चीज़ को। ये आपका क्या होगा, दो तरीके का होगा। एक होता है आपका होमोलाइटिक फिजन को हम लोग कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। और दूसरा जो आपका हो जाएगा वो होता है आपका हेट्रोलाइटिक फिजन, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, क्लीवेज, ठीक है ना। होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, देखिए होमो वर्ड आप लोग समझ पा रहे होंगे, होमो का मतलब और हेट्रो का मतलब। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो ये आपका इस तरह से बॉन्ड टूटेगा कि बिल्कुल इक्वल इलेक्ट्रॉन दोनों में बट जाएगा, समझिए इस चीज़ को। ये आपका क्या है, ए है और ये B है। यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट आपका क्या है ना, क्लीवेज आपको करना है, दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट की बात करेंगे तो ये फर्स्ट केस तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्या होगा ना, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, ये केस तभी पॉसिबल होगा आपका होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स इक्वल आपका पार्ट में टूटना, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका काई ऑफ A इक्वल टू काई ऑफ B होगा, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तभी क्या होगा, इसका जो क्लीवेज होगा ना, आपका क्लीवेज बॉन्ड जो टूटेगा या कटेगा तो बिल्कुल एक मतलब इक्वल पार्ट में, तो इक्वल पार्ट में टूटेगा तो ये इससे क्या होगा ना आपका, ये इस तरह का मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अरे इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अरे इस बॉन्ड में क्या आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर चार्ज तो है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोल देंगे। मतलब रेडिकल से जो फ्री होगा, चार्ज से जो फ्री होगा, उसको क्या बोल देंगे जी, फ्री रेडिकल। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज जो हुआ जब का, तो उसमें आपका क्या होगा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तभी। और जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गया तो ये कौन सा बॉन्ड आपका कहलाएगा जी, आपका कौन सा बॉन्ड कहलाएगा ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड जो आपका होगा ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स प्योर कोवेलेंट बॉन्ड आपका कहलाएगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा।
अब बताइए कि ये क्लीवेज तो ऐसे तो नहीं होगा, चाकू से तो नहीं काटेंगे भाई, बॉन्ड थोड़े ना आपका इस मार्कर कितना बड़ा है जो चाकू से काटेंगे बीच से, बॉन्ड इतना छोटा होता है कि उसको चाकू या किसी हथियार से नहीं काटेंगे। उसको काटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होना चाहिए। तो वो जो आपका स्पेसिफिक कंडीशन है वो आपका है हेल्पर। वो स्पेसिफिक कंडीशन जो आपका, वो आपका क्या है, हेल्पर। तो H स्टैंड्स फॉर हीट, आपको हीट देना पड़ेगा, है ना, आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ध्यान रखिए इस चीज़ को कि इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको हाई, अरे हीट टेम्परेचर सब तो लगभग एक ही चीज़ है ना, कोरिलेटिव चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। दूसरा हम बात करते हैं ई, तो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क कराना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मिक्स ना हो, ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क कराना होगा आपका। नेक्स्ट आपका देखिए एल, तो एल कहने का सेंस आपका क्या होगा, एल मीन्स आपका क्या होगा, लाइट मतलब जनरली आपका डिफ्यूज्ड सनलाइट आपका होता है, या फिर यूवी लाइट होता है, यूवी लाइट, ठीक है ना, डिफ्यूज सनलाइट, या फिर आपका क्या यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। पी की बारे में बात करते हैं, तो पी का मतलब होता है पेरोक्साइड में आपका H2O2 हो सकता है ना, और या फिर आपका हो सकता है ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ यही दोनों होगा, और भी किसी तरीके का पेरोक्साइड हो सकता है। पेरोक्साइड कहने का सेंस है ऑक्सीजन के भी सिंगल बॉन्ड बनना। और आर का मतलब क्या होगा, जबकि आर का मतलब अनदर फ्री रेडिकल, मतलब क्या है ना, आपका हीट से H को चुरा लिया गया, है ना, आपका इलेक्ट्रिक स्पार्क में से E को चुरा लिया गया, लाइट में से L को चुरा लिया गया, और पेरोक्साइड में से P को चुरा लिया गया, और R में क्या, रेडिकल से आपका R को चुरा लिया गया। तो यही बना दिया आपका जी हेल्पर। और यही हेल्पर रिक्वायर्ड होगा आपका किसके लिए जी, किसके लिए, होमोलाइटिक फ्यूजन के लिए। देखिए इन सब के अलावा एक पॉइंट आपका छूट रहा है, और वो पॉइंट जो आपका है ना, वो क्या है आपका, मीडियम। तो मीडियम की बात करेंगे ना, तो देखिए मीडियम जो आपका रहेगा, मीडियम जो होगा, मीडियम कहने का सेंस आपका क्या होगा ना, कि कौन से मीडियम में आप इसको करा रहे हैं, पोलर या फिर नॉन पोलर। तो ध्यान रखिए इसके लिए, ये आपका क्या है ना, प्योरली क्या है आपका, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब इसमें कोई पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका मीडियम जो होगा वो भी नॉन पोलर मीडियम होना चाहिए। तो याद रखिए इसको कि ये आपका तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्या होगा, नॉन पोलर मीडियम होगा, ठीक है। नॉन पोलर मीडियम हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे कोई पोल का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे कोई थोड़ा सा भी आयनिक का आपका कंडीशन नहीं होगा, वो आपका नॉन पोलर मीडियम हो सकता है। कभी कभी या जनरली आपका क्या होगा, गैसेस फेज में भी आपका क्या होता है, ये रिएक्शन होता है। तो हम फेज की बात कर लिए तो आपका क्या होगा, गैसेस फेज में भी, जरूरी नहीं कि गैसेस फेज में, लिक्विड फेज में भी आपका होता है, बट आपका क्या होगा, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड में यहाँ पे लिख देते हैं, जनरली लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं along with लिक्विड फेज, ठीक है ना, मतलब लिक्विड फेज में भी होता है। तो नॉन पोलर मीडियम होना चाहिए, गैसेस फेज में भी हो सकता है, ये लिक्विड फेज में भी हो सकता है, ठीक है ना। हेल्पर का रिक्वायरमेंट होता है, मीन्स हीट, इलेक्ट्रिक स्पार्क, लाइट, पेरोक्साइड, और ये आपका रेडिकल, है ना। तो इतने चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, तभी जाकर के आपका ये होमोलाइटिक क्लीवेज आपका हो पाएगा। और ये होमोलाइटिक क्लीवेज जो होता है उससे क्या आपको मिलता है, तो फ्री रेडिकल्स मिलता है। देख लीजिए ध्यान से, आपका ये आपका लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो इतने बातों को आप नोट कर लीजिए। अब हम इस पे चलते हैं हेट्रोलाइटिक फ्यूजन पे। तो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन जैसे A और B के बीच बॉन्ड बन रहा है, ये आपका सेकेंड केस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेकेंड केस आपका, फर्स्ट केस क्या लिए थे जी, कि काई A आपका क्या है ना, काई B से इक्वल है। तो यहाँ पे समझिए, अगर काई B से काई A इक्वल नहीं होगा तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा ना, कि यहाँ पे जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा वो आपका हेट्रोलाइटिकली होगा। तो कहने का सेंस आपका कुछ इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल मिडिल से कट किया गया था, बट यहाँ पे मिडिल से कट नहीं हुआ है, मतलब आपका क्या है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होगा ये दोनों का दोनों इसके पास चला जाएगा और इसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ए के पास कुछ नहीं बचा, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन, देखिए ना, दो इलेक्ट्रॉन था तो खैर इसको हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि दिखाएंगे तो फिर बोलेंगे सर तब भी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का दोनों इसके पास चला जाएगा,
देखिए ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन आपका क्या किए दिखा दिए कि दो जो आपका इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड वो उसके पास चला गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो यहाँ से जो बना उसको क्या बोलेंगे जी, रेडिकल बोल देंगे, रेडिकल या चार्ज बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, ये कंपाउंड ही आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये कंपाउंड, ये आपका तभी ये कंडीशन किसका होता है जब का पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की कंडीशन होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का ये आपका क्या होता है, कंडीशन होता है। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड को आपका मतलब ये हेट्रोलाइटिक फ्यूजन के लिए आपको सबसे पहला मीडियम का जो रिक्वायरमेंट होगा, मीडियम की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो पोलर है ना, तो पोलर मीडियम का ही रिक्वायरमेंट होगा, मतलब मीडियम जो होना चाहिए आपका वो पोलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग, मीडियम आपका क्या होना चाहिए, पोलर। यहाँ पे देख रहे हैं ना हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट था, यहाँ पे लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होगा, बाकी बात और कुछ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होना हम लोग को, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अनदर आयनिक कंपाउंड ले सकते हैं, है ना, अनदर आयनिक कंपाउंड आप ले सकते हैं, उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। तो कुछ इसी सब तरह की बातें होती हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा, ये जो मिला है रेडिकल है ना, आयंस, तो ये सब क्या हुआ ना आपका रिएक्शन के दरमियान, जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है जहाँ पे रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में ये सब चीज़ जनरेट होता है, ये सब चीज़ आपका क्या होता है, जनरेट होता है। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, इन सब को क्या बोलते हैं हम लोग जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे आपका रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो डिपेंड करता है। आपको समझ में आ रही है ना, आपका इसी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे क्या होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसी रिएक्शन मीडिएट पे आप रिएक्शन इंटरमीडिएट पे क्या करता है, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सब आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ कि कितने तरीके के डिफरेंट आपके इन सब के अलावा भी आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, कितने तरीके के डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका फॉर्म होते हैं रिएक्शन के दरमियान, ठीक है ना। तो उसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये आपका है क्या, कार्बोकेटाइन, जिसको हम लोग कार्बोनिक आयन भी बोलेंगे, जो आपका RCH2+ के रूप में आपका होगा। फिर नेक्स्ट आपका है कार्ब एनायन, जो कि RCH2- के रूप में होगा। फ्री रेडिकल, जो कि अभी हम लोग देखे हैं, तो क्या आपका होगा जी, RCH2, एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका कार्बिन, जिसमें आपका क्या होगा, इसके पास कार्बन के पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल में, बैलेंस सेल में आपका होगा, ठीक है। फिर नाइट्रीन की बात करें, उसमें भी आपका क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। फिर बेंजाइन की बात करें तो आपका बेंजीन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। रेडिकल केटाइन की बात करें, मीन्स रेडिकल होगा, एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, मीन्स आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके पास लेकिन प्लस चार्ज भी होगा। रेडिकल एनायन की बात करते हैं तो उस पूरे सेगमेंट में आपका क्या होगा, अल्टरनेट पे एक जगह निगेटिव आयन जिसको एनायन, और आपका एक जगह रेडिकल होगा, ठीक है ना। फिर कीटाइल की बात करते हैं, कीटाइल में आपका क्या होगा, सेम आपका एक जगह फ्री रेडिकल और दूसरी जगह ऑक्सीजन के पास आपका एक निगेटिव चार्ज रहेगा। और नेक्स्ट आपका एसाइल नाइट्रीन, तो इसमें भी आपका क्या होगा, एसाइल से आपका क्या होगा, एन रहेगा जुड़ा हुआ, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये आपका है, इतने रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इसी इंटरमीडिएट पे आपका क्या होता है ना, पूरा का पूरा रिएक्शंस सब कुछ बेस्ड होता है, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पे आपका क्या है, बेस्ड है। तो इसको हम लोग सही से समझ गए, ये कैसे जनरेट होता है, क्या इसका स्टेबिलिटी होता है, कैसे अनस्टेबल होता है, इन सब चीज़ों को समझ गए तो हम लोग रिएक्शंस को आराम से कर सकते हैं। अब ये समझिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगा, तो समझिए इस चीज़ को इन सब चीज़ों को मीन्स अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, मीन्स इसका स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कैसे जनरेट होता है, ये सब चीज़ के लिए आपका जो है ना, आपका 3 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, हम लोग को 3 पॉइंट्स आपका क्या होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट हम लोग को पढ़ना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट आपको पढ़ना होगा क्लीवेज और फ्यूजन बोल सकते हैं, क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। और थर्ड आपको पढ़ना होगा नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट,
नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट का क्या नेचर होगा, इसको स्टडी करना होगा। यही आपका रहा। तो हम लोग अब कल से स्टार्ट करेंगे। कल का जो आपका टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके बारे में बिल्कुल डीप में स्टडी करेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इससे भी बेहतर वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपके जेई और नीट के प्रिपरेशन, या फिर बोल सकते हैं 12th या फिर 11th या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या